हाँ भाई, फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने भ्रूणोद्भव के बारे में। भ्रूणोद्भव मतलब देखिए, अब तक हमने जितने भी पढ़े उसमें सिर्फ हम एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पर अब ये है एम्ब्रियोजेनी, भ्रूणोद्भव। इसमें अपने आप में बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे, जैसे जर्म लेयर, कि किसी में कितने जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं। मतलब कोई भी एक जंतु है, ठीक है, वो डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब उसमें 2 जर्म लेयर है, या फिर उसमें 3 है। किसी में 2 होगी, किसी में 3 होगी। तो 2 वाले को हम बोलते हैं, जिनमें 2 जनन स्तर होते हैं, उनको हम डिप्लोब्लास्टिक, और 3 वाले को ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो जर्म लेयर कितनी है उसके आधार पर हम किसी जंतुओं को बांटते हैं, मतलब जनन स्तर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्लीवेज, विदलन के प्रकार। भाई विदलन के कितने कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, उसके बारे में। एंड थर्ड इज पोजीशन ऑफ माउथ। इट मीन्स मुख की उत्पत्ति। ये जो भ्रूणीय मुख होता है ना, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इन सब चीजों के बारे में ये जो आपके सामने टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक्स आते हैं आपके भ्रूणोद्भव, क्योंकि ये सभी चीज आपको भ्रूण में देखने को मिलेंगी कि किसी भ्रूण में कितने जर्म लेयर हैं, उनमें क्लीवेज किस प्रकार का होता है, और साथ में उनमें जो माउथ है, ठीक है, मुख की उत्पत्ति कहाँ से होगी, ब्लास्टोपोर के एनस की तरफ से या फिर ब्लास्टोपोर की तरफ उसका माउथ बनेगा। यही चीज की वजह से हम उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो चलें फिर देखना स्टार्ट कर लेते हैं हम। द फर्स्ट इज जनन स्तर, मतलब जर्म लेयर। आप लोगों ने जनरली देखा होगा फर्स्ट ईयर कि जर्म लेयर, अभी हम सिखा रहे थे ना आपको, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और साथ में यहां पर क्या होगा, मीजोडर्म। ठीक है, जनरली ये 3 आपको जनन स्तर देखने को मिलते हैं जंतुओं में, लेकिन जनन स्तर 3 ही नहीं होते, जनन स्तर किसी किसी जंतु में 2 भी होते हैं। ठीक है, जैसे किसी किसी उसमें जंतुओं में सिर्फ एंडोडर्म होगा और एक्टोडर्म होगा, उसमें मीजोडर्म एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। तो उस कंडीशन में करते क्या है, उन जो जंतुओं को हम बोलते हैं द्विकोरिकी, मतलब डिप्लोब्लास्टिक। उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही जर्म लेयर पाई जाएंगी, कौन कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। यहाँ पर मीसोडर्म की जगह मीसोडर्म नहीं पाया जाता, क्या पाया जाएगा, मीसेनकाइम पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाएंगे, सिर्फ 2 ही जनन स्तर पाए जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, द्विकोरिकी। जैसे आप देख सकते हैं पॉरीफेरा में, ठीक है, पॉरीफेरा कैसे होते हैं संघ, उसमें आने वाले जंतु सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम सीलेंट्रेटा से ऊपर जाएं, ठीक है, आप सीलेंट्रेटा को भी देखिए तो वो भी कैसे होंगे, सीलेंट्रेटा भी डिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं। लेकिन सीलेंट्रेटा से ऊपर हम जाते हैं तो जितने भी आपको संघ देखने को मिलेंगे, एनेलिड्स, ऑर्थ्रोपोड, मोलस्का, कॉर्डेट, हेमिकॉर्डेटा, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब त्रिकोरिकी। ठीक है, कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब उसमें एक्टोडर्म एंडोडर्म तो पाई ही जाएंगे जनन स्तर, लेकिन साथ में उसके मीजोडर्म भी पाया जाता है। जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग क्या हैं, हम मैमल्स हैं,
स्तनधारी, ठीक है। तो हम लोग डिप्लोब्लास्टिक में नहीं आते, हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो भ्रूण होगा, ठीक है, उसमें जनन स्तर पाया जाता है। उसमें कितने जनन स्तर है हम लोगों में? 3 जनन स्तर। कौन कौन से? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म, ठीक है। 3 ही जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टो, एंडो और मीसोडर्म। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट जो है आपका, अच्छा हटा दिया क्या? टाइप्स ऑफ क्लीवेज। मतलब विदलन के प्रकार। ठीक है, तो विदलन के प्रकार के आधार पर हम इन्हें दो में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज रेडियल क्लीवेज एंड सेकेंड इज स्पाइरल क्लीवेज। ठीक है, कौन कौन से होंगे? रेडियल क्लीवेज, मतलब क्लीवेज आप लोगों ने जनरली पढ़ा होगा कि एक से दो, जैसे कोई भी है, कोई एक एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, तो उसमें से क्या होगा? फिर क्लीवेज होने, विदलन होने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है ना। एक कोशिका से दो, दो से फिर चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, इस तरह उनमें क्लीवेज विदलन होता है। ठीक है, लेकिन वो विदलन होते किस प्रकार से? उनमें जो कोशिकाएं बन रही हैं, ये जो इसमें बन रही है, जैसे एक थी ये, ठीक है, इसमें मैंने ये दो डिवाइड कर दी, यहाँ पर अब दो कोशिकाएं बन चुकी हैं। ठीक है, तो ये कोशिका, और मैंने बोला कि इसको हमने चार में डिवाइड कर दिया, लीजिए। तो ये चारों कोशिकाएं जो है, उनका किस तरीके से अरेंजमेंट है, वो किस तरीके से कोशिकाएं एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित है, इसी के आधार पर हम इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज रेडियल क्लीवेज, मतलब अरीय विदलन, एंड सेकेंड इज स्पाइरल क्लीवेज, मतलब सर्पिल विदलन। ठीक है, अब जरा इन दोनों को समझते हैं क्लास। ये देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट रेडियल मतलब अरीय विदलन के बारे में। ठीक है, इसमें कोशिकाएं जो हैं, उनकी व्यवस्था ऐसे होती है जैसे ये, समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ। आप लोगों ने सिक्के देखे हैं, जो 1-1, 2-2 रुपए के सिक्के होते हैं घर में सबके। आप उन 1-1, 2-2 रुपए के सिक्के जो होते हैं, उन्हें आप एक के ऊपर एक व्यवस्थित कर लें। ठीक है, क्या कर लें उन्हें? आप उन्हें एक के ऊपर एक व्यवस्थित कर लें। जैसे मैंने ये एक बुक ली, मैम वाली बुक दीजिए प्लीज, एक वाली बुक दीजिए। हाँ, ये और जरा वो निकाल दीजिए प्लीज, मेरा मुझे दिखाई दे। हाँ भाई, हाँ ठीक, ये है। ठीक है, ये एक कोशिका है, इसी के ऊपर अगर विदलन के समय ये दूसरी कोशिका भी एज इट इज आ जाए, ठीक है, कि अगर मैं इसे इस तरह से देखूं तो एक कोशिका के पीछे की दूसरी कोशिका दिखाई न दे। ठीक है, तो इस प्रकार का जो क्लीवेज होता है, विदलन जो होता है, उसे हम बोलते हैं अरीय विदलन। ठीक है, देखिए एक बार फिर समझा देती हूँ अरीय विदलन को। ये कोशिकाओं में जब विदलन होता है, तब उन विभाजन के दौरान, विदलन के दौरान जो कोशिकाएं एक के ऊपर एक इस तरह से विभाजित हो जाएं कि पीछे वाली कोशिका हमें नजर न आए। ठीक है, तो इस प्रकार का विदलन क्या कहलाता है? आपका अरीय विदलन कहलाता है। ठीक है, इसके साथ एक खास बात और होती है कि इसमें अगर कोई भी कोशिका, सपोज कीजिए ये वाली कोशिका, हम बात कर रहे हैं बेटा भ्रूण एम्ब्रियो के टाइम पर, भ्रूण के दौरान जब इसमें क्लीवेज हो रहा है,
ठीक है, ये क्लीवेज के दौरान मैंने ये एक कोशिका जो है किसी भी वजह से ये हटा दी, यानी कि एक कोशिका नष्ट हो गई, चलो 2 कर दी मैंने, लो, ठीक है। तो क्या कोई प्रभाव पड़ना चाहिए इससे, जो भी जंतु पैदा होगा उस पर? तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस प्रकार अरीय विदलन में, ठीक है, अगर कोई भी कोशिका नष्ट हो जाती है तो इससे उत्पन्न होने वाला जो जंतु होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इन कोशिका ने पहले से डिसाइड नहीं किया था कि मुझे क्या काम करना है, मतलब इस कोशिका को पता नहीं है कि मुझे आगे जाकर हाथ बनाने हैं या पैर बनाने हैं या मुंह बनाना है, कुछ भी डिसाइड नहीं किया था, सोचा था भविष्य में देख लेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। ये तो लेकिन मजाक की बात है भाई। देखिए, कहने की बात ये है कि जब जंतुओं में ये विदलन होता है ना, अरीय विदलन, ठीक है, उसमें से कोई कोशिका अगर नष्ट हो जाती है तो इन कोशिकाओं का पहले से कोई भी कार्य का विभाजन नहीं हुआ होता है, उन्हें पता नहीं होता है भविष्य में क्या करना है। तो अगर नष्ट भी हो जाती है तो अगर इससे जंतु बनेगा, जंतु तो पूरा बनेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट होगा जंतु तो, लेकिन जैसे पहले बनता, अगर नष्ट नहीं हुई होती तो जो भी साइज होता है हर जंतु का, वैसे साइज में नहीं, उससे थोड़ा सा छोटा बनेगा, ठीक है। बनेगा तो पूरा, उसका सब कुछ पूरा होगा, लेकिन साइज में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो सेल्स हैं वो नष्ट हो चुकी हैं चूंकि, तो कुछ ना कुछ तो खैर इम्पैक्ट उसको दिखाई देगा ही, तो सिर्फ साइज में छोटा हो जाएगा, बाकी जंतु पूरा बनेगा, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, तो देखिए इस प्रकार का ये जो होता है ना, जिसमें उनका कार्य विभाजन नहीं था, तो इस प्रकार की कोशिकाओं को बोलते हैं हम अनिर्धारी कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? अनिर्धारी कोशिकाएं या फिर अनिर्धारी विदलन। अगर आप विदलन को उसमें देखें तो क्या बोलेंगे? अनिर्धारी विदलन। ये जो विदलन है कैसा हुआ है? अनिर्धारी हुआ है, इसमें कोई भी निर्धारण पहले से नहीं था, ठीक है। लेकिन अब आ जाते हैं हमारे स्पाइरल वाले पर। स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है, समझिएगा इसको किस तरह से। आपके हाथ में एक प्लेट है, ठीक, उस पर आप लड्डू रख लीजिए ढेर सारे, ठीक। तो लड्डू किस तरह से रखोगे आप? नीचे के सपोज कीजिए आपने रख दिए यहाँ पर 4, ये लो ज्यादा रख दिए। अब यहाँ पर ये जो स्पेस होता है, ठीक है, आप कोशिश करोगे कि 2 लड्डू आप इस जगह पर रखोगे, इन लड्डू के ऊपर लड्डू नहीं रख पाओगे। कभी रख सकते हो कि लड्डू के ऊपर लड्डू गिर जाएगा वो तो, है ना। तो इस प्रकार के विदलन में, सर्पिल प्रकार का जो विदलन होता है उसमें क्या होता है, इसमें कोशिकाओं का जब विभाजन होता है, विदलन में कोशिकाओं का विभाजन ही होगा ना, तो कोशिकाओं के विभाजन के दौरान जो नई कोशिका बनती है वो यहाँ इन खांचों में ही सेट होती है। जो खांचे बने रहते हैं ना इन कोशिकाओं के बीच में, यहाँ पर जो खांचे होंगे उनमें ही व्यवस्थित हो जाती है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया लड्डुओं वाला, सपोज करके देखें आप, आपने लड्डू रखे तो जो खांचे रहते हैं, सब आपने 8 लड्डू नीचे रखे हैं प्लेट में, ठीक है, आप कहाँ रखोगे? लड्डू के ऊपर लड्डू नहीं रख सकते। जो 3 लड्डू आपने रखे होंगे उसके बीच में छोटी सी जगह होती है, उसके ऊपर ही लड्डू फंसाया जाएगा, उसी के ऊपर रख पाओगे जिससे वो गिरे नहीं, है ना। तभी तो हमारे लड्डू बनते बनते ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा सा शेप जो है, आप ढेर सारे लड्डू रखोगे तो वो इस तरीके से बनता जाता है। रीजन ही ये है, अगर एक के ऊपर एक रखेंगे तो पूरा एज इट इज नहीं बनेगा, नहीं बनता ना। लेकिन अगर हम ग्लास भी जमाते हैं तो ग्लास भी हमारे ऐसे, नीचे 4, फिर इस तरह से 3 यहाँ, फिर 2, फिर 1, यही तो रहता है पैटर्न हमारा। तो इस प्रकार का जो विदलन होता है, जिसमें बनने वाली नई कोशिकाएं जो हैं वो कहाँ व्यवस्थित होती हैं? इन पुरानी कोशिकाओं के खांचों में। ये रजतगौन, इन कोशिकाओं के खांचों में जब व्यवस्थित होती हैं तो इस प्रकार का विदलन कैसा होता है? इस प्रकार का विदलन कहलाता है स्पाइरल क्लीवेज। क्लियर है? चले, अब यहां पर हम बात कर रहे थे, सपोज कीजिए
जब इस प्रकार स्पाइरल क्लीवेज जब हो रहा था, मतलब सर्पिल प्रकार का विदलन जब हो रहा था, तो विदलन के दौरान उसमें से कोई एक कोशिका नष्ट हो गई किसी भी प्रकार से, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी प्रकार से भ्रूण के जब विदलन हो रहा था उस दौरान कोई भी कोशिका नष्ट हो गई, तो क्या पूरा का पूरा जंतु जो भी उससे बनेगा जंतु पूरा बनेगा या कुछ कमी रह जाएगी या कुछ भी? जैसे इसमें तो जंतु पूरा बन रहा था लेकिन साइज में थोड़ा छोटा था, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, एक बार स्पाइरल वाले में, इसमें अगर आपने उसमें से कोई भी 2 सेल या ज्यादा जितनी भी सेल्स आप नष्ट करना चाहें, ठीक है, वो सेल्स आपने क्या कर दी हैं, नष्ट कर दी कोशिकाएं, ठीक है। तो इन कोशिकाओं को पहले से पता था, इनका कार्य जो था वो निर्धारित था, पहले से ही था, क्लीवेज से पहले ही हो जाता है, क्लीवेज होता है ना उसी दौरान उनका हो जाता है कि इसको, इस कोशिका को क्या करना है, उस कोशिका को क्या करना है, ठीक है। तो इनका काम जो था पहले से कैसा था, निर्धारित था, ठीक है। अब आपने जो 2 कोशिकाएं नष्ट कर दी है ना, तो अब जो जंतु बनेगा, इससे जो जंतु बनेगा उसमें वो ऐसे अंग नहीं आएंगे जिनकी आपने को सेल्स जो है वो नष्ट कर दी है, ठीक है। वो कभी भी उस टाइप की कोशिकाएं बनेंगी ही नहीं फिर, क्योंकि भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोशिका सिद्धांत पढ़ाया जाता है जब, श्वान और श्लीडेन ने जो दिया था कोशिका सिद्धांत, तो उन्होंने क्या कहा था, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का जन्म होता है, यही कहा था ना। मतलब पूर्ववर्ती जो पहले से मौजूद थी कोशिकाएं, उन्हीं से तो नई कोशिकाएं बनेंगी। अब आपने तो पहले ही उनको नष्ट कर दिया भ्रूण के समय, तो नई कोशिकाएं कहाँ से बनेंगी, बनेंगी नहीं। ये चीज तो उन्होंने बोला था श्वान और श्लीडेन में, है ना। तो कहने की बात यहाँ पर ये है कि ये जो निर्धारित रहता है इनका काम, इन कोशिकाओं का काम कैसा होगा, निर्धारित होता है। तो जंतु जो बनेगा, ठीक है, वैसे तो होगा, लेकिन आपने जिस भाग की कोशिकाएं नष्ट कर दी हैं वो भाग उस जंतु में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी का तो पूरा बन जाएगा, लेकिन जिन कोशिकाओं को आपने नष्ट कर दिया वही पार्ट रह जाता है उस जंतु में। फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ आप लोगों को आज का लेक्चर? फर्स्ट ईयर रुक जाए, समझ में आ रहा है बेटा? यस, गुड। चलो फिर इसके आगे क्या कल बात करते हैं हम, ठीक है, चलिए।